हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू इंस्टेंट बायोलॉजी बाय डॉक्टर लीलाव। मैं फिर से आपके बीच में आ गया हूँ एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी के साथ। आपको पता होगा कि हम अपने पॉडकास्ट में ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को इनवाइट करते हैं जिन्होंने रिसेंटली अपने करियर में बहुत कुछ अचीव किया हो। तो आज हम अपने ऐसे ही एक स्टूडेंट के साथ आपको मिलवाने वाले हैं। स्टूडेंट का नाम है चारू और इन्होंने गेट बायोटेक्नोलॉजी में जो रिसेंटली जो एग्ज़ाम कंक्लूड हुआ उसका रिजल्ट आया है, उसमें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी फीचर अचीव किया। ऑल इंडिया रैंक जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के एग्जामिनेशन में इनकी आई है वो है 14। तो आप सोच सकते हैं कि इन्होंने किस डेडिकेशन के साथ और किस मेहनत के साथ पढ़ाई की होगी। तो आज की बातचीत में हम ये इनसे जानना चाहेंगे कि आखिर इनकी पढ़ाई किस तरीके से, इन्होंने डायरेक्शनल पढ़ाई की, किस तरीके से फोकस्ड एफर्ट्स दिए और पढ़ाई की प्रॉपर स्ट्रैटेजी क्या बनाई। हमारा ये बात करने का मोटिव सिर्फ ये है क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो गेट के लिए तैयारी करने वाले हैं या कर रहे हैं 2026 के लिए, उनको एक डायरेक्शन मिल सके, उनको एक गाइडेंस मिल सके कि आखिर किस तरीके से गेट के एग्जामिनेशन में अच्छा स्कोर किया जा सके। चारू के बारे में बताएं तो ये हमारे गेट बायोटेक्नोलॉजी के बैच की स्टूडेंट रह चुकी हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ये एक बहुत अच्छी स्टूडेंट है। इन्होंने रिसेंटली अपने जो बैचलर्स का जो इन्होंने कंप्लीट किया है उसमें ये गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। तो बहुत ही कमाल की स्टूडेंट हैं। तो इनसे सुनते हैं कि किस तरीके से इन्होंने इतनी अच्छी रैंक अचीव की। तो चारू, आप प्लीज़ हमारे बीच में आइए और हमसे बात करिए। हेलो हेलो एवरीवन। थैंक यू सो मच चारू। मुझे पता है कि आप इस समय अपने फॉर्म्स वगैरह भर रही होंगी गेट के लिए, फिर भी आपने इतना समय निकाला और सबसे बात करने आई यहाँ पे। मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि जितने भी लोग आपका ये पॉडकास्ट सुनेंगे उनको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को मिलेगा और तैयारी में बेहतर अचीव करने का मौका मिलेगा। तो सबसे पहले तो शुरुआत करते हैं कि आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करिए ताकि जो लोग आपको पहली बार सुन रहे हैं उनको एक वीडियो लग सके, उनको एक गाइडेंस मिल सके कि आखिर तैयारी किस तरीके से करनी चाहिए। हेलो हेलो एवरीवन, मेरा नाम चारू प्रजापति है और मैं रुड़की में रहती हूँ, उत्तराखंड स्टेट में। और मैंने अपना बैचलर्स ऑफ इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है 2024 में फ्रॉम UIET पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़। और उसमें मैं गोल्ड मेडलिस्ट रही हूँ और अभी रिसेंट में मैंने गेट बायोटेक्नोलॉजी में AIR 14 अचीव किया है। और मैं आई एम वेरी थैंकफुल टू सर कि उन्होंने मुझे इस पॉडकास्ट पे इनवाइट किया और मेरे को चांस दिया अपने साथ बैठ के बात करने का। और मैं पूरी कोशिश करूंगी कि जितना मैं और लोगों को गाइड कर सकती हूँ मैं करूँ, और मतलब जितना मेरे को पता है और जितनी नॉलेज है उस हिसाब से मैं आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। श्योर। तो चारू, मुझे ये बताइए कि आपको गेट बायोटेक्नोलॉजी के बारे में या गेट बायोटेक्नोलॉजी के लिए प्रिपरेशन करने के लिए इंस्पिरेशन कैसे मिली और आपने अपनी तैयारी किस तरीके से शुरू की। सर एक्चुअली मैं ऐसे PCM बैकग्राउंड से थी, 11th-12th में साइंस बैकग्राउंड मैथ्स बैकग्राउंड से थी। तो वहाँ पे ऐसे मैं जेई मेंस के लिए प्रिपेयर कर रही थी इनिशियली, फिर मैंने जेई मेंस दिया और फिर उसके बाद मैंने जितना मेरा रैंक आया उसके हिसाब से UIT कॉलेज में एडमिशन लिया बायोटेक्नोलॉजी ब्रांच में। और फिर वहां जाके ऐसे मेरे को थोड़ा इंजीनियरिंग में जाके पता लगा कि गेट एग्जाम होता है, और मेरे ब्रदर थे बड़े, उन्होंने मेरे को बताया, वो भी इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के हैं, कि अगर तुम्हें आगे स्टडीज करनी है, हायर स्टडीज के लिए जाना है, तो आप गेट एग्जाम को प्रेफर कर सकते हो। क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी फील्ड में ज्यादातर हायर स्टडीज के लिए ही हम गेट एग्जाम को क्रैक करने की कोशिश करते हैं। तो फिर ऐसे ही मेरे को थोड़ा इंस्पिरेशन मिला। हम मतलब जो हमारी यूनिवर्सिटी था उसमें जो सिलेबस था वो गेट ओरिएंटेड ही था, तो टीचर्स काफी उसी तरह से पढ़ाते थे। तो ऐसे टीचर्स के थ्रू भी पता लगा कि गेट एग्जाम देना चाहिए, अच्छा रहता है आगे के लिए। ओके। तो ये तो समझ में आया कि आप किस तरीके से आपको पता चला इसके बारे में। तो मुझे थोड़ा सा ये बताइए कि आपने अपनी प्रिपरेशन प्लान कैसे करना शुरू किया गेट के लिए। सर ऐसे कॉलेज के 4th ईयर में मैंने स्टार्ट किया था प्रिपेयर करना, बट ड्यू टू सम अनफॉर्चुनेट रीजंस, पर्सनल रीजंस, मैं एग्जाम अटेम्प्ट ही नहीं कर पाई थी लास्ट ईयर। तो उसके बाद फिर आई थॉट कि मैं गेट भी प्रिपेयर करूं और CSIR भी प्रिपेयर करूं साइमल्टेनियसली, एक ईयर का गैप लेके, जो भी मतलब जितने मंथ्स का गैप आता है।
तो इनिशियली मैंने सीएसआईआर के लिए प्रिपेयर करना शुरू किया था, बट ऐसे नवंबर में हमें पता लगा कि अभी सीएसआईआर नहीं हो रहा है, तो उसका कोई हमें पता भी नहीं था कब हो रहा है। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं गेट की तरफ ही अभी फोकस्ड रहूंगी। और आपका चैनल मैं पहले से ही मतलब बीटेक के टाइम से ही जानती थी आपके बारे में। तो फिर ऐसे ही मेरे को पता लगा कि आप कोर्स निकाल रहे हैं उस टाइम पे, तो फिर मैंने वो ज्वाइन किया और आपके साथ मतलब प्रिपरेशन स्टार्ट किया। अच्छा चारू, मुझसे बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछते रहते हैं कि सही टाइम गेट की प्रिपरेशन के लिए कौन सा होना चाहिए, क्योंकि आपको पता ही है कि गेट में थर्ड ईयर के भी स्टूडेंट दे सकते हैं और फाइनल ईयर के भी दे सकते हैं। आपने अपनी तैयारी के दौरान क्या ऑब्जर्व किया कि सही समय गेट की तैयारी के लिए क्या है, और कितना लगभग समय अच्छी तैयारी के लिए लगता है? इसमें दो चीजें हो सकती हैं कि एक तो आप साइमल्टेनियसली प्रिपेयर कर रहे हैं अपने कॉलेज के साथ, तो वो काफी डिफिकल्ट रहता है। तो उसमें हम सजेस्ट कर सकते हैं कि थर्ड ईयर से आप मतलब थर्ड ईयर के एंड वाले सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर से आप प्रिपेयर करें। थोड़ा थोड़ा मैथ शुरू कर दें करना, थोड़ा सब्जेक्ट्स की तरफ देखें, मतलब ऐसे रोज एक डेडिकेटेड टाइम दें उस चीज को, जितना आप दे सकते हैं, 40 मिनट्स 50 मिनट्स 1 घंटा 2 घंटा जितना आप दे सकते हैं, क्योंकि कॉलेज के साथ इतना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो और अगर हम ड्रॉप ईयर की बात करें तो मैंने तो ऐसे नवंबर दिसंबर और जनवरी में ही खुद को मतलब फेब तक पूरा ऐसे डेडिकेटेडली टाइम दिया था। उससे पहले मतलब बेसिक्स अगर आपके अच्छे हैं, मेरे बेसिक्स थोड़े स्ट्रॉन्ग थे शुरू से ही, तो फिर आप 2-3 मंथ्स में मेरे को लगता है कि कर सकते हैं प्रिपेयर। ओके, मतलब अगर प्रॉपरली किसी किसी इंडिविजुअल के को बेसिक्स पे भी काम करना है, तो आपके हिसाब से अगर 6 महीने के आसपास से वो तैयारी शुरू करे तो वो अचीव कर सकता है, राइट? यस सर, यस सर। ठीक है। मुझे ये भी बताइए कि आपने अपनी जब आपने बोला कि अपने फाइनल ईयर में भी आप तैयारी कर रही थी, तो मुझे थोड़ा उसके बारे में बताइए। ज़्यादातर स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर हमारा कॉलेज भी चल रहा है, हम कैसे प्रिपेयर करें साथ में। आप आप एग्ज़ाम उस बार नहीं दे पाई, लेकिन आपने प्रिपरेशन तो तभी शुरू कर दी थी। तो उसके बारे में थोड़ा-सा बताइए कि कैसे आप मैनेज करती थी दोनों चीज़ों को साथ में? सर ऐसे क्लासेस लेते थे तो कुछ सब्जेक्ट्स तो सिमिलर होते हैं, कुछ हमने पढ़े हुए होते हैं पहले से। तो जब हम ऐसे बी में होते हैं मतलब बैचलर्स में होते हैं, तो उस टाइम क्या होता है कि आप बुक्स भी पढ़ लेते हैं हुँ, अपने सब्जेक्ट्स की, मतलब मोस्ट ऑफ द सब्जेक्ट्स की आप पढ़ लेते हैं जो बुक्स होती हैं। तो आप वहां से नोट्स बना के रखते हैं थोड़ा। हुँ, और मतलब वो ऐसा है कि या तो आप शुरू से ही बिल्कुल उसी तरीके से पढ़ सकते हैं, नहीं तो अगर आपका कॉलेज डेडिकेटेडली वही सब्जेक्ट्स रखता है जो गेट के हैं, तो आप वहां से काफी मतलब काफी हेल्प मिलती है। अपने नोट्स आप हमेशा संभाल के रखिए, बहुत हुँ, बड़ी बात है ये फोर्थ ईयर में, क्योंकि जो सेकंड थर्ड ईयर का पढ़ा हुआ होता है बच्चे कई बार नोट्स इधर उधर हो जाते हैं, वो होना चाहिए। और रूटीन में तो आप सैटरडे संडे में ज्यादा टाइम दे सकते हैं, सैटरडे संडे डेडिकेट कर सकते हैं गेट के लिए ही। और बाकी दिनों में आप थोड़ा थोड़ा जैसे सुबह उठ सकते हैं जल्दी, रात में देर तक थोड़ा जिसको जैसा कंफर्टेबल होता है जो, तो उस हिसाब से 1 घंटा 2 घंटा। बट एक कंसिस्टेंसी होनी जरूरी है गेट में। अगर आप एक ब्रेक डालते हैं तो फिर वहां पे मुश्किल हो जाता है। थोड़ा प्रॉब्लम आ बिल्कुल जाती है। अच्छे से बात आपने कही बताई, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेगुलरली पढ़ते रहेंगे तो आप अचीव कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपने अपना पढ़ाई रोकी, बैकलॉग होने लगा, तो फिर प्रेशर ज़्यादा होता है और फिर पढ़ाई छूटने लग जाती है। बिल्कुल सही बात आपने बताई। अच्छा, आपने क्योंकि बोला कि सीएसआईआर में भी आप इंटरेस्टेड थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सीएसआईआर और गेट की जो प्रिपरेशन का लेवल होता है उसमें कितना अंतर है? क्योंकि आपने तो दोनों ही थोड़ा बहुत देखा होगा। हालाँकि आप सीएसआईआर के लिए आपको पता चला कि आप नहीं दे सकती अभी, एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, तो आपने ड्रॉप किया होगा उसको। तो आपने जब देखा कि क्या दोनों के में क्या अंतर रहता है, इसके बारे में कुछ बता सकती हैं? एक्चुअली जब मतलब मेरे को ऐसा लगता था कि गेट, पहले मेरे को ऐसा लगता था कि गेट डिफिकल्ट है थोड़ा। हाँ। हुँ, फिर क्योंकि ऐसा होता है कि जब हम गेट के पीवाईक्यूज करते हैं तो वो हुँ, उस जैसे हमें उतना या तो गाइडेंस सही नहीं मिला होता है या हमें उतना पता नहीं होता, तो थोड़ा प्रॉब्लम होता है वहां पे। पीवाईक्यू सॉल्व करते हैं तो थोड़ा घबराहट होती है, तो लगता है कि नहीं नहीं। तो कुछ लोग कहते हैं सीएसआईआर बहुत कंसेप्चुअल है, हुँ, मतलब उसमें हुँ, रिसर्च एप्टीट्यूड के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व हो जाते हैं। तो मेरे को ऐसे सुना हुआ था बहुत लोगों से, हुँ, तो मैंने प्रिपरेशन स्टार्ट किया। बट मेरे को ऐसा लगता है कि सीएसआईआर में अगर एक बायोटेक्नोलॉजी का स्टूडेंट जाता है तो वो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करता है, क्योंकि हुँ, वहां पे राइट। ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं कि
मतलब बहुत ही ज्यादा इलेबोरेटेड है। हम लोग टेक्निकल चीजें पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, और वो बहुत ही थ्योरी बेस्ड है। और मेरा बैकग्राउंड मैथ्स था, तो मतलब मेरे को काफी प्रॉब्लम हो रही थी उन सब चीजों से। 10th तक हमने बायोलॉजी पढ़ा था, उसके बाद पढ़ा नहीं है मैंने। तो उसके साथ कोप अप नहीं मैं कर पा रही थी उतना, मतलब जैसे बोलते हैं 6 मंथ्स आर इनफ फॉर CSIR। तो मेरे को ऐसा लग रहा था कि नहीं, फर्स्ट अटेम्प्ट में तो मेरे से नहीं होगा, क्योंकि मेरा बैकग्राउंड ही में नहीं था बिल्कुल भी। और फिर वहाँ पे एनिमल, प्लांट, फिजियोलॉजी, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट्स ऐसे नए आ जाते हैं, इवोल्यूशन, इकोलॉजी, जो हमने कभी पढ़ा ही नहीं होता ऐसे उतना। बिल्कुल बिल्कुल, तो आपने बिल्कुल बिल्कुल एकदम सही बात बताई कि बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा मुश्किल ये होता है, क्योंकि वहाँ पे कोर जूलॉजी बॉटनी के सब्जेक्ट्स आ जाते हैं जो हम लोगों ने पढ़ाई नहीं की होती है जिनकी अपनी बैचलर्स के दौरान। बिल्कुल सही बात आपने कही। अच्छा, मुझे ये बताइए कि गेट की तैयारी के दौरान आपने किस तरीके से अपने सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज किया? आप क्या कहेंगी स्टूडेंट्स से कि उनको कैसे प्रायोरिटी बनानी चाहिए, कौन से सब्जेक्ट्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं सभी सब्जेक्ट्स को इक्वल इम्पोर्टेंस या वेटेज देनी चाहिए? सर मेरे केस में क्या हुआ था कि तो मेरा मतलब BE शुरू हुआ था, तो मैं कोरोना वाले फेज में से निकली थी। तो जो शुरू के बेसिक्स थे बायोकेमिस्ट्री वाले, वो मेरे अच्छे नहीं थे। तो हम्म, वो बहुत जरूरी हैं अगर आप हम्म, गेट के लिए प्रिपेयर करो, क्योंकि वो आपको हर सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं मतलब वो इन्वॉल्व होंगे। अगर जी, आपको समझ आएंगे तभी आप टेक्निक्स भी समझ पाएंगे, बाकी चीजों को भी समझ पाएंगे। तो मैंने मतलब जब प्रिपरेशन ऐसे सोचा कि गेट के लिए ही करना है, तो मैंने सबसे ज्यादा फोकस बायोकेमिस्ट्री पे करा। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी मेरे को समझ आता था, ठीक लगता था। तो फिर मैंने मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट है। हम सेल सिग्नलिंग वगैरह बहुत, जब BE में होते हैं तो काफी उसको लाइटली लेते हैं कि हम्म, ठीक है, पर वो मतलब बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक। तो मैंने सेल बायोलॉजी पे काफी फोकस किया, और बस ये चीजें देखी कि लास्ट ईयर कैसे क्वेश्चंस आते हैं, किन चीजों की मतलब ट्रेंड क्या है एग्जाम हम्म, का भी, कौन से सब्जेक्ट्स को ज्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे लास्ट ईयर 2024 में बायो प्रोसेस बहुत फोकस करी थी उन्होंने, तो मैंने जी, इस बार बायो प्रोसेस मतलब प्रिपेयर करते हुए बायो प्रोसेस को काफी मतलब टाइम दिया। कि हम्म, बायो प्रोसेस तो मतलब एक बहुत ऐसी यूनिट है कि जिसको आप एक स्पेसिफिकली टाइम दो। और हम्म, उसके बाद इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है उसको। yes, मतलब अगर आप कर सकते हो, मतलब जितना भी कर सकते हो, अगर बायोलॉजी हम्म, वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रॉब्लम होता है मैथ से, बट वो शायद मुझे लगता है एक फियर है। हम्म, मतलब इतना मुश्किल नहीं होता, वो एक बस बेसिक चीजें होती हैं, फियर है वो एक बायोलॉजी वाले बच्चों को कि नहीं मैथ्स नहीं होगा। राइट, तो ओके। तो अच्छा, एक चीज़ बताइए चारू, आपने बताया कि आप थोड़ा मैथ्स का बैकग्राउंड है आपका, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको न्यूमेरिकल्स जो है वो उतने मुश्किल शायद नहीं लग रहे होंगे। और बायोटेक्नोलॉजी, गेट बायोटेक्नोलॉजी में न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस आते भी बहुत सारे हैं। तो आपने किस तरीके से अपने आप को न्यूमेरिकल और थ्योरी दोनों के लिए तैयार किया, और खासकर जो बायोलॉजी के स्टूडेंट्स हैं जिनका बायोलॉजी बैकग्राउंड है, आप उनको क्या गाइडेंस देंगी कि किस तरीके से न्यूमेरिकल्स को उनको अप्रोच करना चाहिए? अ, मतलब इसमें ऐसा नहीं बोल सकते आप कि आप बायोलॉजी बैकग्राउंड के हो तो आप न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर सकते, क्योंकि जैसे जो एक तो हम काइनेटिक्स पढ़ते हैं पूरा बहुत, मतलब एक हाई लेवल का, और एक न्यूमेरिकल्स जो गेट में आते हैं तो उनका लेवल काफी नॉर्मल होता है। मतलब मोस्टली आपको फॉर्मूलाज में ही वैल्यूज पुट करनी होती है। बहुत का मतलब गेट में आप अगर क्वेश्चन बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, बार बार 2 बार पढ़ लीजिए, चाहे दोबारा जाके पढ़ लीजिए, तो गलती होने के चांसेस कम होते हैं। न्यूमेरिकल्स में आप सॉल्व कर सकते हैं। और अगर आपको ज्यादा ही ऐसे डर लगता है तो आप उसके लिए रोज थोड़ा थोड़ा टाइम उसको दे सकते हैं, क्योंकि अगर आप रोज के 2 या 3 न्यूमेरिकल भी सॉल्व कर पाते हैं तो उससे बहुत लेवल पे कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है। थोड़ा थोड़ा मतलब ऐसे डेडिकेट कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा टाइम रोज एक नया क्वेश्चन निकाल सकते हैं। ऐसे जरूरी नहीं है कि आप एक पूरा ऐसे लेके ही चलें कि आज इसी सब्जेक्ट का करना है, आज इसी सब्जेक्ट का करना है। अब बीच बीच में से कभी जब पढ़ लिया है आपने, थोड़ा आपको आइडिया है, तो आप बीच में से उठा के कोई क्वेश्चन कर सकते हैं। क्योंकि गेट में कई बार ऐसा होता है कि वो आपको सब्जेक्ट भी कई बार समझ नहीं आएगा कि कहाँ से न्यूमेरिकल है, वो मिक्स्ड सा ही लगेगा। कई बार वो मैथ्स ही दे देते हैं यस, न्यूमेरिकल में, ऐसे बायो के न्यूमेरिकल में मैथ्स दे देते हैं। तो वो आप थोड़ा सा जैसे करते रहेंगे तो थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। और थ्योरी रिलेटेड क्वेश्चन में तो यही होता है कि आप रिवीजन करिए, मैक्सिमम रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है। और कोशिश करिए कि जितना सिलेबस में मेंशन्ड है टॉपिक्स,
एटलीस्ट वो आप ढंग से, मतलब जितना आप उसके बारे में निकाल सकते हैं या जितना आप उसको पढ़ सकते हैं मैक्सिमम, और रिवीजन को रोज टाइम दीजिए थोड़ा थोड़ा, और जो आपने आज पढ़ा है उसको अगले दिन रिवाइज करिए, फिर ही नेक्स्ट चीज पढ़िए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने बताई। ज़्यादातर स्टूडेंट सोचते हैं कि हम नया नया पढ़ते हुए चले जाएं और रिवीजन पे उतना ध्यान नहीं देते। तो आप जो भी पढ़ती थी उसको नेक्स्ट डे पहले रिवाइज करती थी फिर आगे बढ़ती थी, ये आपका तरीका था पढ़ने का। यस, यस। ये बहुत अच्छी बात आपने बताई रिवीजन के लिए, रिवीजन कितना इंपॉर्टेंट है तैयारी में। अच्छा, बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे रेगुलरली पूछते रहते हैं कि सर कौन सी बुक से पढ़ें, लेनिंजर से पढ़ें, व्हाइट एंड व्हाइट से पढ़ें, प्रेस्कॉट से पढ़ें, गार्डनर उठा लें। आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि आपने इन सब रिसोर्सेज में से कौन से रिसोर्सेज इस्तेमाल किए अपनी पढ़ाई के लिए, या आपने क्लासेस के नोट्स केवल देखे, या क्लासेस जो मैं ले रहा था उसके नोट्स पे फोकस किया, क्या आपने किया? सर इसमें अगर हम अभी बी में हैं और हमारे सब्जेक्ट्स चल रहे हैं, फर्स्ट ईयर से पढ़ रहे हैं, तो आप बुक्स पढ़ सकते हैं। बट अगर आप डेडिकेटेडली सोच रहे हैं कि आपको गेट के लिए प्रिपेयर करना है, तो मेरे को ऐसा, मतलब पर्सनली ऐसा लगता है कि बुक्स जब हम पढ़ते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो उसमें हमें बहुत ज्यादा टाइम और एफर्ट्स देने पड़ते हैं, बहुत जी। लेवल पे, और उतना मतलब हमें कोई हार्ड वर्क ही नहीं करना है, स्मार्ट वर्क भी करना होता है। तो आप मतलब स्मार्टली आप पढ़ सकते हैं, वीडियोस से पढ़ सकते हैं, लेक्चर्स से पढ़ सकते हैं, कोचिंग ले सकते हैं। मतलब मैं तो यही मतलब समझती हूँ कि आप खुद से ना करके किसी टीचर से पढ़ लें, क्योंकि वो ज्यादा बेटर है। उनको पता है, वो ऐसे बच्चों को करा रहे हैं ऑलरेडी प्रिपेयर बहुत टाइम से, तो उनको पता है कितना पढ़ना है कितना नहीं पढ़ना है। बुक्स में क्या होता है कि बहुत सारी चीजें होती हैं। सीएसआर वाले बच्चे भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं, गेट वाले बच्चे भी वही बुक्स पढ़ रहे हैं, बट उतना रिक्वायर्ड नहीं है जितना पढ़ रहे हैं। तो क्या तो होता है कि आपने एक ही क्या सिर्फ सब्जेक्ट। तो आपने क्या सिर्फ वो क्लासेस के ही नोट्स पे फोकस किया था, या आपने कहीं? यस सर, आप जैसे बताते थे कि 7 मतलब क्रैश कोर्स में तो 70% आप बोलते थे कि 70-80% टॉपिक्स आप कवर कर लेते हो, तो जो बाकी के 20% आप मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी बताते थे, तो वो भी मैं करती थी। एक्स्ट्रा टाइम निकाल के किसी ना किसी तरह से मैं उसको करती थी, कि छोड़ती नहीं थी, मतलब सेकेंडरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स तक सब करती थी। तो वहीं से आपका सारा काम हो गया, आपको कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना नहीं पड़ा, अलग से किसी बुक का या कुछ भी नहीं लेना पड़ा। बहुत अच्छा। अच्छा, ज़्यादातर लोग बोलते हैं कि रिवीजन या सेल्फ असेसमेंट खास तौर पे, आप कितना इम्पोर्टेंट समझती हैं कि सेल्फ असेसमेंट किसी की तैयारी में कितना इम्पोर्टेंट है? रिवीजन पे तो आपने बात करी, सेल्फ असेसमेंट कितना इम्पोर्टेंट है तैयारी के दौरान? हम्म, ऐसा है कि अगर आप टेस्ट दे रहे हैं, मॉक हाँ। टेस्ट दे रहे हैं, या हम्म, जैसे आपका इंस्टीट्यूट जो भी टेस्ट प्रोवाइड कर रहा है, जैसे आप हम्म, हमें टेस्ट देते थे सैटरडे संडे में, हम्म, तो उससे क्या होता है कि अब जैसे कुछ गलत हो गया, हम्म, पहले दिन आपने टेस्ट दिया, कुछ गलत हो गया, तो कैसा, ऐसे पहले हम कॉन्फिडेंट रहते हैं, टिक कर देते हैं कि हाँ ठीक है, ये सही है। फिर हमें पता लगता है कि हमने क्वेश्चन ही ढंग से नहीं पढ़ा था। हम्म, हम्म, मतलब right, हमें शायद थोड़ा सा टाइम देना चाहिए था, दोबारा पढ़ना चाहिए था, हमने समझने की कोशिश नहीं करी, हम एकदम से जल्दी जल्दी करने लग गए। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम में, गेट के एग्जाम में ऐसा होता है कि वहां पे आपको लगेगा ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, बट उसमें कुछ ना कुछ ऐसा छुपा होगा जो आपने पढ़ा ही नहीं है ढंग से, ऊपर ऊपर से पढ़ लिया आपने। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सेल्फ असेसमेंट, मतलब आपको पता लगेगा आप टाइम कितना लगा रहे हो और क्या गलती करे। और कई बार ऐसा होता है कि जो मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, जब आप गलत करते हो और वो आपको उसका सही आंसर पता लगता है, तो वो दिमाग में रह जाते हैं right. कि गलत है ये। तो आपने कहीं और से टेस्ट सीरीज ली थी कि जो हमने टेस्ट लिए थे हर एक सब्जेक्ट के, वो दो दो टेस्ट लिए थे, वही आपने आपके लिए इनफ था? वही लिया है मैंने, तो नहीं लिया अच्छा, था और कहीं से। तो उतना ही आपको लगता है काफी, इतना काफी है राइट प्रिपेयर करने के लिए? हाँ। हम्म। ओके। अच्छा, मुझे ये बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मुझसे पूछते हैं कि सर गेट की तैयारी करने के दौरान मुझे बीच में लगने लगता है कि तो नहीं हो पाएगा, और इतना ज़्यादा बचा हुआ है और मैं फेल हो जाऊंगा, इस तरीके का फीलिंग आती रहती है। तो आपके साथ भी ऐसी फीलिंग आती थी कि आपको शुरू से लगता था कि यार मैं निकाल लूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है? सर मेरे को तो ऐसा लगता था कि मैं काफी लेट हो गई, जैसे मैं सीएसआईआर का प्रिपेयर करने लग गई, तो मैं तो ऐसा सोच भी नहीं पा रही थी कि शायद, अच्छा। मैं तो ऐसा सोच रही थी उस टाइम पे कि शायद क्वालिफाई भी होगा या नहीं होगा मुझसे, मतलब उतने लेवल पे जा चुका था दिमाग की, हाँ ठीक है समझ नहीं आ रहा। हम्म, बट ऐसा नहीं होता कि, मतलब टाइम
आपको मैनेज करना पड़ेगा, आप मतलब कर लोगे, ऐसा कुछ नहीं है कि नहीं होगा। मतलब मुझे ऐसा नहीं लगता कि नहीं होगा, कि कर सकते हैं आप। तो आपने अपने आप को उस समय कैसे, जब आपको ये दिमाग में ख्याल आते थे कि मैं लेट हो गई हूँ और बाकी बच्चे की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, नवंबर आ गया है और इतना अच्छा नहीं कर पा रही, तो आपने अपने आप को कैसे मोटिवेट किया कि भाई मैं नहीं, मुझे वापस पढ़ाई शुरू करनी चाहिए या मुझे गेट के लिए फोकस होना चाहिए, उसके बारे में थोड़ा बताएं। मैं तो क्या करती थी कि जब भी मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती हूँ, तो मैं सो जाती थी। ये अच्छा तरीका है। मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती थी, तो फिर मैं सोचती थी कि ठीक है, ये तो करना है, ये तो एक मतलब दुनिया है, करना ही पड़ता है, सो जाते हैं अभी थोड़ी देर। फिर मैं सोती थी, तो फिर जब उठती थी तो एक मतलब माइंड फ्रेश रहता है। तो फिर राइट। जब आप उठते हो ना, तो मतलब मेरे साथ तो ऐसा होता था कि जब आप उठते हो तो आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है कि नहीं मैं कर लूँगा। थोड़ा-सा लगता है कि हाँ, सो लिए 1-2 घंटा, ठीक है, टाइम वेस्ट नेगेटिविटी दिमाग से थोड़ा हट जाती है और हाँ, वापस और आप पॉजिटिव सोचने लग जाते दोस्तों से बात कर सकते हैं अपने, जो हैं। आपके पेरेंट्स हैं, फैमिली हम्म, है, आपका कोई ऐसा मतलब अगर आपके साथ कोई ऐसा कज़न है या सिबलिंग है जिसने जो इस फेज़ से गया हुआ है, वो आपको बहुत लाइट कर देते हैं हम्म, और आपसे भी बात कर सकते हैं, आप भी बहुत लाइट कर देते हो। हाँ, मुझे याद है कि आप भी डिस्कस करती रहती थी क्लास में। हाँ, तो हाँ। अब मुझे ये थोड़ा-सा बताइए कि बहुत सारे स्टूडेंट पूछते हैं कि कोचिंग क्लासेस लेना ज़रूरी है कि नहीं है? क्या हम बिना कोचिंग के भी क्ला निकाल सकते हैं? आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या कहते हैं? इनिशियल स्टेजेस पे अगर आप स्टार्टिंग से ही ऐसा चलते हैं कि आपने नोट्स बनाए हैं, आप हर सब्जेक्ट को डीपली पढ़ रहे हैं, अपने बीटेक हुँ, में ही पढ़ रहे हैं बहुत अच्छे से, तो आई मतलब तब कह सकते हैं कि मतलब मेरे साथ ऐसे बहुत बच्चे थे जिन्होंने करा बिना कोचिंग के भी करा था उस हुँ, टाइम पे हुँ, 2024 में। तो कर सकते हैं, पर वो लोग इनिशियली मतलब ऐसे फर्स्ट सेकंड ईयर से उनको पता था कि ठीक है, वो हुँ, जैसे पहला सब्जेक्ट उन्होंने शुरू किया तो ऐसा ही नोट्स बनाया कि गेट प्रीवियस ईयर करे तभी कर लिए, मतलब वो हुँ, प्लान था बहुत टाइम से। बट अगर आप ऐसे फोर्थ ईयर में हो या आपने ड्रॉप लिया है, तो हुँ, फिर तो मैं इस आइडिया को मतलब मना ही करूंगी, क्योंकि फिर ऐसा होता है कि आपके माइंड में ना बहुत सारी चीजें चल रही होती हैं, हाई हाई होते हो आप, कभी लो हो जाते हो, हुँ, कभी आपको ऐसा लगता है कि मैं कर लूंगा, हुँ, नहीं कर पाऊंगा। तो उसमें क्या होता है कि हम थोड़े दिन पढ़ते हैं, हुँ, फिर हम राइट, छोड़ देते हैं। फिर जब बिल्कुल। वो छोड़ देते हैं, फिर वापस से पढ़ते हैं, तो फिर वहीं पे आ जाते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक ड्राइविंग फोर्स होना चाहिए हमारे पास। हुँ, टीचर्स जब पढ़ाते हैं, वहाँ पे आप स्टूडेंट से थोड़ा बात करते हो कोचिंग में, तो उससे बहुत मतलब आप करते रहते हो, आप उन लोगों के साथ रहते हो जो वो चीज़ें हुँ, कर रहे हैं, तो उससे राइट। बहुत इम्पैक्ट पड़ता आपके है। साथ के क्लासेस जो हम लोग क्लासेस ले रहे थे, आपके साथ के लगभग-लगभग ऑलमोस्ट 70-80% स्टूडेंट सेलेक्ट हो गए, जो हमारे साथ जुड़े हुए थे इस बार। तो आपको सबसे अच्छा क्लासेस में क्या लगा, उसके बारे में थोड़ा बताइए? जब आपको पता चला क्लास के बारे में, शुरू होने वाला है बैच में, आपने जॉइन किया, तब से लेकर के लास्ट तक, इनफैक्ट अभी तक भी आप हमसे जुड़ी हुई हैं और कंटिन्यूअसली हम बात भी करते रहते हैं। क्या आपको सबसे अच्छा लगा क्लासेस के बारे में, और बाकी स्टूडेंट से आप क्या कहना चाहेंगे आपके एक्सपीरियंस के बारे में? मतलब आपके क्लासेस के बारे में तो सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप एक एक इंडिविजुअल बच्चे पे ध्यान देते हैं। मतलब ऐसा गेट के टाइम पे होना बहुत रेयर होता है कि कोई आप पे इंडिविजुअली ध्यान दे पा रहे हैं, क्योंकि वो मतलब ज़्यादातर कोचिंग में क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे होते हैं, हुँ, बहुत ज़्यादा बच्चे ले लेते हैं। आपने अपना मतलब बैचेज़ को ऐसे डिवाइड किया हुआ है कि आप बच्चों पे ज़्यादा फ़ोकस कर पाते हैं। तो आप ही ये चीज़ देख पाते हैं कि किसकी क्या वीकनेस है, क्या स्ट्रेंथ है, उस हिसाब से थोड़ा गाइड कर पाते हैं, क्योंकि आपका बैकग्राउंड मतलब आप भी बोलते हैं कि मेरा मैथ्स उतना अच्छा नहीं है, तो बच्चे ऐसे हुँ, बहुत ज्यादा हैं जिनका मैथ्स अच्छा नहीं है बायोटेक में। तो उस वजह से क्या होता है कि जब वो टीचर से ही ये सुनते हैं कि उसका मैथ्स अच्छा नहीं है, बट स्टिल आप इतने अच्छी जगह हो, अभी आपने अचीव किया लाइफ में, तो वो देखते हैं, तो उससे बहुत ज्यादा एक बहुत इम्पैक्टफुल चीज है कि जो हमें गाइड कर रहा है वो हमें ये चीज समझा पा रहा है कि वो एक सोल फैक्टर नहीं है कि आपको मैथ्स ही आना चाहिए तभी आप कर सकते हो। या आपको बायो वाले बच्चों के लिए आप बोलते थे कि ऐसा नहीं है कि सिर्फ थ्योरी थ्योरी ऐसे बहुत हुँ, ज्यादा ही करनी है। आप अगर आपका न्यूमेरिकल अच्छा है तो आप उससे, मेरा तो स्कोर वही चीज अच्छी थी तो मैंने उसी से ही अच्छा स्कोर कर पाया। जी। तो और उसके बाद एक ये चीज है कि आपके साथ हम आके कभी भी पूछ सकते हैं कि हुँ,
क्या आपको ऐसे मोटिवेशनल वाले वे में भी कि कोई प्रॉब्लम हो रही है। और वहां पे ये भी है कि जो ऑनलाइन क्लासेस होती हैं वो बहुत इम्पैक्टफुल होती हैं। जिस तरह से इंटरेक्ट करना, क्वेश्चंस आप कराते थे, साथ साथ PYQs कराते थे, पूछते थे, वहीं पे आंसर करते थे सब लोग, तो उससे थोड़ा एक कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है। तो Yes. तो आपको लेक्चर, स्टडी मटेरियल, डाउट सॉल्विंग सेशन, जो टेस्ट सीरीज वगैरह थी, उसका पूरा प्रॉपर बेनिफिट मिला, राइट? हाँ, यस सर। और अभी भी आपको जो काउंसलिंग के जो सेशंस चल रहे हैं या काउंसलिंग के लिए जो ग्रुप में आप जुड़ी हुई हैं, उसमें भी आपको प्रॉपर नॉलेज मिल जा रही है? हम्म। ठीक। मुझे ये थोड़ा सा बताइए कि आप कुछ स्पेसिफिक इंस्टेंसेस आप अगर बता सकती हैं जहाँ पे आपको क्लासेस ने रियली बेनिफिट किया कि हाँ भाई, मैं अगर नहीं लेती तो शायद मेरे लिए दिक्कत हो जाती। तो ऐसे जब मैं CSR के लिए प्रिपेयर कर रही थी तो वहां पे मैंने सब पढ़, मतलब बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर, सेल बायोलॉजी सब पढ़ लिया था। बट ऐसा था कि वो ना ऐसा लगता था कि पढ़ के भी जैसे नहीं पढ़ा हुआ, जैसे आप रिवाइज भी कर रहे हो फिर भी ऐसा ही लग रहा है कि नहीं है चीजें शायद। मतलब ऐसा होता है ना कि एक तो आप कंसेप्ट के हिसाब से समझते हो, और एक चीज होती है कि आप बस थ्योरी पढ़े जा रहे हो, बहुत ज्यादा थ्योरी पढ़े जा रहे हो, वो याद रखना बहुत मुश्किल है। मतलब ऐसे इतना ज्यादा सिलेबस आपको समझ भी नहीं आ रहा, आप कहीं की चीज कहीं पे कंपेयर, मतलब ऐसे जुड़ जा रही है, कुछ नहीं, मतलब बहुत दिमाग खराब हो जाता है कभी कभी उस चीज से। तो ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ कि मतलब हर चीज ऐसे सीखने को मिली कंसेप्ट वाइज। मतलब बहुत ऐसे पहली क्लास में, बहुत सारी क्लासेस में ऐसे होता ही रहता था कि मैंने तो उस तरह से सोचा ही नहीं, मैं तो इस तरीके से जानती ही नहीं थी। मतलब मेरे को समझ आता था, मेरे को पहले से भी बहुत चीजें पता थी, लेकिन जैसे आप बताते थे ना तो वो एकदम से ऐसे दिमाग में रह जाता था। बहुत बार तो ऐसा होता था कि क्लास वाली चीजें एकदम से अभी तक ऐसे है कि याद है, कि मतलब वो आप जो निमोनिक्स बताते थे कि ऐसे याद कर लो, मतलब वो सब बहुत एक स्मार्ट तरीका पढ़ने का। मतलब ऐसे नहीं कि आप थ्योरी पढ़े जा रहे हो, याद करे जा रहे हो, उसको उसको एक स्मार्टली याद करना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत अच्छी बात बताई आपने, क्योंकि गेट का सिलेबस भी बहुत लंबा चौड़ा है। CSIR का तो है ही है बहुत वाइड, गेट का भी कोई छोटा मोटा सिलेबस नहीं है। अगर आप उसको स्मार्टली नहीं पढ़ेंगे तो लंबे समय तक याद रखना तो बहुत ही मुश्किल हो जाएगा उसको। तो अच्छी बात आपने बताई। अच्छा, एग्जाम के दिन पे पहुंचते हैं। मैं तो जब एग्जाम दिया करता था, तो मैं अपने बारे में बताऊंगी, मुझे तो रात में नींद ही नहीं आती थी, और एक रात पहले तो मैं परेशान रहता था। मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आपके साथ भी ऐसे ही था? आपने अपने दिमाग को कैसे शांत रखा और फोकस कैसे किया? सर मेरा तो ऐसे पूरे प्रिपरेशन के टाइम पे ही दिमाग थोड़ा ऐसा ही रहता था, क्योंकि एक तो नवंबर में मैंने स्टार्ट किया था, पहला फैक्टर ये था। दूसरा ये था कि मैंने ड्रॉप लिया हुआ था, और ऐसा था कि या तो ये या तो कुछ भी नहीं, मतलब वो वाली स्टेज थी मतलब दिमाग में, क्योंकि उसके बाद नहीं पता था क्या करना है। एक ईयर भी हमारा चला गया, अगर इसमें भी नहीं होता है तो कैसे, मतलब वो एक मेंटल स्टेट बहुत खराब हो रही होती है उस टाइम पे। तो आप मतलब किस तरीके से अपने आप को शांत रखा आपने? ऐसे गेट के टाइम पे एग्जाम के दिन से एक दो दिन पहले से बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन होने लग गया था। ऐसे हर दो दो दिन बाद, जैसे 10 दिन पहले से आप लेते थे तो हर दो दो दिन में बहुत ज्यादा टेंशन होता था कि ऐसा लगता था याद कर रहे हैं पर याद नहीं हो रहा, याद कर रहे हैं पर याद नहीं हो रहा। कुछ भी सोचते थे तो ऐसे दिमाग में नहीं आता था, एकदम से बहुत हो रहा था। सबके साथ हो रहा था, जितने भी आप ग्रुप में बात होती थी तो सब यही बता रहे होते थे कि नहीं याद नहीं आ रहा, सर ऐसे हो रहा है। तो उस टाइम आपने एक ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजा था, मेरे को याद है 4 मिनट का था वो। उसमें आपने बोला था कि ऐसा होता है प्रिपरेशन के टाइम पे, आपको सब याद आएगा एग्जाम में जाके, और आप ही लोगों में से वो बच्चे होंगे जिनकी रैंक आएगी। तो उस टाइम वो चीज सोच के मैंने खुद को बहुत अंडर एस्टिमेट किया था कि नहीं नहीं मेरे लिए तो नहीं बोल रहे। तो फिर और एग्जाम से पहले तो मतलब आखिरी दिन तो थोड़ा फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए, एक टाइम तक ही पढ़ना चाहिए। आपने भी यही बताया था कि टाइम तक पढ़िए, क्योंकि अब जो होगा वो होगा ही, अब आप कुछ नहीं कर सकते 2-4 घंटे पढ़ के। और आखिरी में तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ नया तो बिल्कुल भी नहीं पढ़ना चाहिए, बहुत बड़ी मिस्टेक होती है वो। और मतलब ऐसे। अच्छा, मुझे ये थोड़ा सा बताइए, एग्जाम के जब आप एग्जाम दे रही थी तो आपकी स्ट्रैटेजी क्या थी? कैसे आपने क्वेश्चंस को सॉर्ट करना शुरू किया? आपने एग्जाम कैसे दे रही थी? जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हम पहले बायोटेक पे गए,
या बहुत सारे बोलते हैं कि नहीं पहले हम जीए कर लेते हैं, फिर कुछ बोलते हैं नहीं इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स ट्राई करते हैं। आपने क्या किया था और क्या, क्योंकि आपने मुझे भी शेयर किया था कि सर जब मैंने शुरुआत की थी तो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हुआ, तो वो थोड़ा सा उसके बारे में शेयर करिए कि वो कैसा आपने, कैसा एक्सपीरियंस था, आपने कैसे डील किया उसको। सर ऐसे हुआ था कि जो जनरल एप्टीट्यूड था उसको करने का मेरे को टाइम नहीं मिला था, क्योंकि सिलेबस इतना ज्यादा था, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स भी करना था। तो एप्टीट्यूड के लिए मैं उतना टाइम मतलब किया था, पर उस जैसे मैंने सोचा हुआ था कि रोज एक टाइम दूंगी, आपने बोला था, वो नहीं मैं दे पाई उतना, जैसे कम ही टाइम के लिए कर पाई थी। और जो पीवाईक्यूज थे, पीवाईक्यूज कर लिए थे मैंने, और तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी मतलब ऐसे एक्स्ट्रा, क्योंकि जनरल एप्टीट्यूड का सिलेबस अपने आप में ही बहुत ज्यादा होता है, तो आप उसमें एक एक टॉपिक कहाँ तक पढ़ सकते हैं, मतलब है ना, टाइम चाहिए उसके लिए। तो मैं तो जब गई तो मैंने सोचा था पहले कि एप्टीट्यूड पे तो मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि अगर वहां पे खराब हुआ तो मेरा पूरा एग्जाम ही मैं खराब कर लूंगी, क्योंकि एक कॉन्फिडेंस जो बनता है वो हर एक क्वेश्चन के साथ बनता है। अगर क्वेश्चन सॉल्व ही नहीं होगा तो फिर आप बहुत ज्यादा मतलब, तो फिर मैंने बायोटेक से स्टार्ट किया, और बायोटेक के शुरू के ही 3 क्वेश्चन बिल्कुल ही थ्योरी बेस्ड थे मेरे वाले उसमें। पहला क्वेश्चन मुझे नहीं आता था, फिर भी मैं ठीक है, पहला तो नहीं आता, अभी आगे क्वेश्चन मिलेंगे ऐसा सोचा है मैंने। अगला क्वेश्चन क्या, वो भी नहीं आता था मेरे को वो थ्योरी था बिल्कुल वही, कि आपने कोई हिस्ट्री विस्ट्री के क्वेश्चन थे वो, है ना। तो मैंने उसको देखा, कहा नहीं ये भी नहीं आता, फिर मेरा थोड़ा सा घबराहट हुई मुझे, मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, अभी तभी दोबारा से यही सोचा कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्वेश्चन आता होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा, वो भी मतलब वो इतना दिमाग परेशान हो गया ना, मुझे लगा मुझे ये भी नहीं आता। फिर उसके बाद फिर भी मतलब मैं थोड़ी देर ऐसे मेरे हाथों में से पसीने छूट गए कि नहीं होगा लगता है। फिर मैंने थोड़ा सा टाइम लिया, ऐसे घर पे से भी मम्मी ने समझा के भेजा था कि पैनिक नहीं करना है, थोड़ा ऐसे ब्रीथ करना, थोड़ा रुक जाना, अगर समझ नहीं आएगा 1-2 मिनट का ब्रेक लेना। तो मैं 1-2 मिनट के लिए रुक गई, भगवान का नाम ले रही थी मैं तो कि क्या हो रहा है ये तो फिर मैं रुक गई, फिर 1-2 मिनट बाद मैंने ऐसे सांस ली, पानी पिया, इनका आप शुरू करते हैं, कोई बात नहीं, एटलीस्ट उतना तो करते हैं जितना आता है, ढूंढ के करते हैं क्वेश्चन। मैंने ऐसे सोचा कि ढूंढ ढूंढ के करते हैं। तो फिर मैं 4th क्वेश्चन पे आई, तो वो मैथ्स का था, बट तभी भी मेरा कॉन्फिडेंस ऐसे आ नहीं पाया था उतना लेवल पे। तो मैंने वो क्वेश्चन, मेरे को आता था, बहुत बार किया हुआ था, बट स्टिल मेरे से वो निकल नहीं रहा था। और मैं फिर और थोड़ा पैनिक हुई, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे गई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन शायद डबलिंग टाइम का क्वेश्चन था, जो आपने करा रखा है बहुत बार। तो उस क्वेश्चन को देख के मैं थोड़ा सा ऐसे शांत हुई कि हाँ ठीक है, आ गया एक क्वेश्चन जो आता है तो मैंने उस क्वेश्चन का करा, वो एनएटी था, वो हो गया एक बार में, मतलब उसमें बस फॉर्मूला लगाना था। फिर मैंने सोचा कि ये मैथ्स का क्वेश्चन कैसे नहीं हुआ, ये तो आता है ना, कैसे नहीं हुआ। फिर मैं वापस गई उस पे, तो मैंने देखा कि मैंने उसको पढ़ने में थोड़ा मिस्टेक करा, जल्दी में, डर से पढ़ नहीं पा रही थी, एंग्जाइटी हो रही थी। उसको मैंने दोबारा से पढ़ा, फिर मेरे को समझ आया कि मैं अप्रोच ही गलत लगा रही हूँ, मैं पढ़ ही नहीं रही हूँ ढंग से। फिर मेरे को वहां पे ये चीज रियलाइज हुई कि डरना नहीं है, तो चीज हम शुरू से ही सोच रहे थे कि डरना नहीं है, बट मैंने फिर भी भी डरना स्पेशल सेशन जो हुआ था हमारा, उसमें भी समझाया था आपको कि भाई एक एक क्वेश्चन ढूंढ ढूंढ के करना है, तो वो चीज। हाँ, तो मेरे को ये हुआ कि हाँ ठीक है, डरना नहीं है। फिर मैंने सोच लिया कि मुझसे जितना होगा उतना कर दूंगी मैं, बाकी भगवान की मर्जी है, देखेंगे। अब मैंने प्रिपेयर किया है, अच्छे से किया है पूरा, तो मैंने करना शुरू करा। फिर ऐसे मैच द फॉलोइंग तो सारे ही आते थे, वो तो सारे ऐसे थे कि बस कॉपी में से ही आ रखे थे, जो जितना जितना आपने बता रखा था। और वो ऐसा था कि डिजीजेस वगैरह थे, वो आखिरी में आपने बोला था कि याद कर लेना, टाइप 1 टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, उसका क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स में था मैच द फॉलोइंग में। तो वो एकदम से याद आया, देख के खुशी हुई, मतलब ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिले ना जब 2-2 नंबर में, तो खुशी होने लगी कि तो आपको ये कॉपी दिखाई दे रही थी? और एक क्वेश्चन में तो लास्ट ईयर भी था, वो फर्स्ट ऑर्डर वाला, वो के वाला होता है जो, उसका तो ऐसा हुआ कि वो मेरे को कॉपी में लिखा हुआ था, और मेरे को मैं याद करने की कोशिश कर रही हूँ कि इसमें ब्रैकेट था या नहीं था, ब्रैकेट था या नहीं था मतलब याद नहीं आया मुझे। बट ऐसे मतलब कॉपी बहुत याद आई मुझे, जिस कॉपी में मैंने लिखा था, नोट्स बनाए थे। और बस एक मेरे को लगता है
एक छोटी सी मेरी इतनी कॉपी होगी, उसमें मेरा पूरा गेट का सिलेबस आ गया था, जितना वही आपने क्रैश कराया कोर्स की था। जो आपने कॉपी जो थी, हाँ हाँ उसी से सब कुछ आ गया आपका। उसी हाँ। से AIR 14 लेके आप आ गई। चलिए बहुत बढ़िया। तो बहुत कमाल का आपने सारी इंस्टेंस बताए कि मैं यहाँ पे सबको ये बोलना चाहता हूँ कि जरूरी नहीं है कि पहले 4-5 क्वेश्चन आपको आ ही जाए। गेट में तो यही होता है, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चन जो शुरुआत के बहुत टफ हो जाए, नहीं आ पाए, तो आपको उससे घबराना नहीं। आपको ऐसे जगह पे जाना है जहाँ पे उसको आगे थोड़ा सा बढ़ना है और अपने आप कॉन्फिडेंस वापस आने लगेगा आपका। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि सर मेरा एग्जामिनेशन में बहुत अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन आ गई, मेरा लैपटॉप मेरा कंप्यूटर नहीं काम कर रहा था, ऐसा हुआ था। तो कुछ ऐसा आपके साथ भी हुआ कि नहीं बिल्कुल स्मूथली एग्जाम गया आपका? गेट के एग्जाम में तो नहीं हुआ था ऐसा किसी के साथ भी, बहुत हम्म, स्मूथली सबका, मतलब बहुत अच्छे सिस्टम थे वहां पे, बल्कि हम्म, मतलब एक इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा दे रखा था उन्होंने। छोटे लैब थे, कम बच्चे थे, बहुत ज्यादा बच्चे भी नहीं थे, बहुत अच्छा था, मतलब गेट वाला तो बहुत अच्छा था। बट मैंने अभी मार्च में CSR का एग्जाम भी अटेम्प्ट किया था, ऐसे कि अच्छा। पढ़ाए तो आते हैं। तो उसमें क्या था कि उसमें बहुत बच्चों के साथ प्रॉब्लम था ये, हम्म, मतलब उसमें काफी किसी का स्क्रीन थोड़ा हिल हाँ, रहा था, मतलब ब्लर हो रहा था बार बार, तो उसमें हुआ एक दो बच्चों के साथ, बट वो लोग साथ के साथ कर देते हैं उसको सही, मतलब। ठीक है। मुझे थोड़ा सा ये बताइए, फाइनल हम लोग बढ़ रहे हैं, कि क्या कॉमन मिस्टेक्स होती हैं जो गेट बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स को अवॉइड करनी चाहिए? एक तो सबसे पहले, जब भी आप पढ़ना शुरू कर रहे हैं तो ऐसे नहीं सोचना है कि इतना ज्यादा सिलेबस है, हम्म, नहीं होगा। आपको ये सोचना है कि गेट में मतलब सारी ब्रांचेस में बहुत ज्यादा सिलेबस है, और हम्म, वो आप मतलब कितना भी कोशिश करो, आप कितने भी टाइम से प्रिपेयर कर रहे हो, बट आप पूरा उसको एंड तक आके कोई भी नहीं कर पाएगा शायद, वो हाँ, ऐसा सिलेबस है कि कुछ हम्म, ना कुछ कहीं ना कहीं, क्योंकि बायोलॉजी एक बहुत वास्ट फील्ड है, आप कहीं ना कहीं हम्म, तो मिस कर ही जाओगे। और हम्म, सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको 100 में से 100 मार्क्स नहीं लाने हैं हम्म, वहां पे, मतलब आपको और बच्चों के हिसाब से अच्छा परफॉर्म करना है बस। हम्म, तो उस मतलब उसमें मैं यही कहूंगी कि कॉमन मिस्टेक्स यही होती हैं कि आप जब पढ़ते हो क्वेश्चन तो आप ढंग से नहीं पढ़ते हो। हम्म, आपको, मतलब मैं ये मानती हूँ कि 10 सेकंड 15 सेकंड दोबारा दे के आप पढ़ सकते हो उन क्वेश्चंस को, ऐसा कोई टाइम इतना नहीं जा रहा होता, क्योंकि गेट में आपके मोस्ट क्वेश्चन, अब की बार ऐसा हुआ कि ज्यादा न्यूमेरिकल्स आ गए, वरना हम्म, मोस्ट ऑफ द टाइम्स ऐसा ही होता है कि ज्यादा थ्योरी वाले क्वेश्चंस होते हैं। तो उसमें हम्म, अगर आप थोड़ा ज्यादा टाइम भी दे देंगे तो टाइम मैनेजमेंट का इशू नहीं आता। तो आपको मतलब क्वेश्चंस को बार बार पढ़ना चाहिए। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, रिवीजन तो छोड़ना ही नहीं है, वो नहीं करा तो फिर कुछ नहीं हो मुश्किल सकता। हो जाए। हाँ, बच्चे यही गलती करते हैं कि वो लोग रिवीजन नहीं करते, नया नया पढ़ते जाते हैं, तो हम्म, इससे बहुत प्रॉब्लम होती है, बाद में एक बल्क में इकट्ठा हो जाएगा जो याद हम्म, होना मुश्किल हो जाएगा। राइट। तो जब गेट का रिजल्ट आया चारू, तो आपने देखा उसको, तो आपकी लाइफ कैसे बदली उसके बाद से? आपके अंदर क्या क्या आप देख रही है, और क्या लगता है आपको कि आपके एकेडमिक करियर के लिए ये रैंक, या एकेडमिक करियर के जो गोल्स आप सेट कर रही है अपने लिए, वो कैसे आप अचीव करेंगी? तो पहले तो बताइए कि जब देखा रिजल्ट तो क्या लगा, उसकी फीलिंग बताइए, और थोड़ा सा बताइए कि कैरियर गोल्स पे क्या असर पड़ेगा इसका। वो आया था, आंसर की आया था, तो हम्म, उसमें मैंने मार्क्स अपने कैलकुलेट करने शुरू करे। पहले तो मैं सोच रही थी कि नहीं करती हूँ, रहने हम्म, देते हैं मतलब ऐसे हम्म, हिम्मत नहीं हो रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि नहीं, कर लेते हैं, पता तो चलना चाहिए आगे क्या हम्म, करना है। फिर तो हम्म, मैंने आंसर की चेक करी अपने पेपर को, तो उसमें मेरे मार्क्स बने, आपको बताए थे मैंने, इतने हाँ बने। आपने तुरंत हाँ, बट बताया था। तब भी, हाँ तभी मेरे को ये नहीं पता था कि कितना रैंक बनेगा, हम्म, क्या होगा, हम्म, मतलब तभी मैं ये सोच रही थी अंडर 200 के हम्म, अराउंड बनेगा, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसे ही रहा था हम्म, ट्रेंड ना, इतने मार्क्स हम्म, पे। तो तभी भी मतलब ऐसे थोड़ा मन में कंफ्यूजन रहता था, तभी भी मन परेशान रहता था, क्योंकि हम्म, ऐसे मेरा लॉन्ग टर्म पे गोल है कि मेरे को रिसर्च में ही जाना है, हम्म, एकेडमिक्स में जाना है, प्रोफेसर बनना हम्म, है। तो उसके लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि डायरेक्ट PhD मेरे को मिल सके हम्म, अगर। हम्म, तो उसके लिए ऐसा है कि मतलब मैटर तो करता ही है कहीं ना कहीं, रैंक भी ऐसा तो नहीं है कि बिल्कुल ही हाँ, मैटर नहीं करता। हम्म, तो मेरे को ये था कि पता नहीं रैंक उतना होगा, फिर हम्म, एमटेक अपने मन के कॉलेज से कर हम्म, पाऊंगी या नहीं कर हम्म, पाऊंगी, उसमें सोचना ना पड़े। तो थोड़ा परेशान थी थोड़े दिनों तक। हम्म, फिर आपने भी बोला, आप तो खुश हुए थे बहुत कि हाँ हम्म, अच्छा है, बहुत अच्छा रैंक आएगा। तो हम्म, फिर वो सब सुन के मुझे लगा कि ठीक है। फिर उसके बाद मैंने जब स्कोर कार्ड आया तो मेरे को बिलीव ही नहीं हुआ ऐसे
फिर अपनी मम्मा को दिखाया कि देखो सही में 14 ही लिखा है क्या यहाँ पे। तो ऐसे मतलब बिल्कुल यकीन नहीं हुआ। फिर उसके बाद तो काफी चेंजेस आए। मतलब ये चीज मेरे को ऐसा था कि जेई के टाइम पे सब मोस्टली बच्चे फेलियर्स को फेस करते हैं। तो वो वाला जो एक फेज होता है उसके बाद आपको ऐसा लगता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप नहीं बने हो। तो जब मतलब मेरे को तो ऐसा लगता था क्योंकि मेरे एकेडमिक्स अच्छा था, मैं थ्योरी में अच्छी थी, लिख लेती थी, अच्छा पेपर लिख के आती थी, ऐसे अच्छा रहता था। बट अभी क्या होता है जब हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं, मेरे साथ ऐसा होता था कि मेरे को बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है उसमें। मेरे को लगता है ये भी आंसर है, ये भी आंसर है, मतलब बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं हम वहां पे आके। तो मेरे साथ होता था पर्सनली। तो मेरे को ऐसा लगता था फिर उन सब चीजों को देख के कि शायद मैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए नहीं बनी हूँ। बट फिर भी मैंने एक ट्राई दिया कि ठीक है, ऐसे कैसे नहीं कि छोड़ देंगे तो होगा नहीं, करेंगे तभी तो होगा ना। तो फिर मैंने थोड़ी हिम्मत करी, तो वो चीज मुझे लगी कि जो मैंने वो हिम्मत करी वो अगर आप करते हो, आप मतलब ऐसे किसी भी चीज से डरना नहीं चाहिए आपको लाइफ में। तो जिस चीज का भी आपको डर होगा वो आपके पास बार बार आके खड़ी हो जाएगी कि अब तो करना है, अब तो करना है, इसको करना ही पड़ेगा। तो वो मैंने अपना फियर फेस करा। तो तो अभी आपका क्या एम है? अभी मतलब जैसे आपका क्या मन है कि एमटेक या पीएचडी? अगर एमटेक मिलता है तो कौन से कॉलेजेस को आप प्रेफरेंस दे रही हैं, और अगर पीएचडी, डायरेक्ट पीएचडी का ऑप्शन मिलता है तो कहाँ जाना चाहती हैं? सर एमटेक के लिए तो मैं आईआईटी दिल्ली के को प्रेफर कर रही हूँ, और ओके। आईआईटी रुड़की को, क्योंकि मैं रुड़की में ही रहती हूँ तो इसी वजह से थोड़ा मतलब अपने उसमें सिटी में रहने के लिए। तो क्योंकि और रुड़की में कॉम्पिटेशनल और सिस्टम बायोलॉजी है तो मेरे को मन है कि मैं उसमें काम करूँ। तो अगर एमटेक करना है तो मैं यहीं पे करना प्रेफर करूंगी। आईआईटी दिल्ली भी चलेगा, बायो प्रोसेस है वहाँ पे। तो और पीएचडी वैसे तो मतलब मेरा मेजर तो यही है कि मेरे को पीएचडी ही करना है। तो पीएचडी के लिए अभी मैं अप्लाई कर रही हूँ। आईएससी में मैंने अप्लाई किया है, आईआईटी दिल्ली में अप्लाई किया है, रुड़की में भी अप्लाई किया है। तो ऐसे ही अभी इंस्टीट्यूट्स में अप्लाई कर रही हूँ जहाँ जहाँ का पता लग रहा है। ओके। कोई फाइनल वर्ड आपका, जो आपके ये पॉडकास्ट सुन रहे होंगे बहुत सारे स्टूडेंट्स, आपके इंस्टीट्यूट के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपसे इंस्पायर्ड होंगे, आपके रैंक आने के बाद बहुत सारे लोग आपको देख रहे होंगे, आपकी बात सुनेंगे इस पे कि आप क्या कह रहे हो, कैसे प्रिपेयर कर रहे हो, जो 2026 के लिए तैयारी कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स, आप उनको एक फाइनल राय क्या देना चाहेंगे कि कैसे अप्रोच करो? फाइनल राय तो यही होगी कि एक तो आपको डरना नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं सोचना है कि नहीं होगा। हम लोग भी मतलब मैं भी ऐसा ही सोचती थी कि मेरा रैंक नहीं आएगा, या सब बच्चे ऐसे ही सोचते हैं जब प्रिपेयर करते हैं तो सबको यही लगता है कि उनसे नहीं होगा, उनको लगता है कि हमसे याद नहीं हो रहा, हमसे क्वेश्चन नहीं हो रहे। बट कोई भी चीज को ऐसे छोड़ना नहीं है। जब आपसे नहीं हो रहा है आप बार बार करने का ट्राई करो उसको। एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन होगा। ऐसे जब हम पढ़ना शुरू करते हैं तभी भी हमें बहुत प्रॉब्लम्स आता है रूटीन में आने के लिए, नहीं आ पाते, एक बीच में 1 दिन का गैप पड़ जाएगा तो उसमें प्रॉब्लम होता है। तो मैं यही बोलना चाहूंगी कि बस एक कंसिस्टेंसी होनी चाहिए, कंसिस्टेंसी रखनी है। अगर आप 2 घंटा पढ़ रहे हो तो 2 घंटा पढ़ो, ऐसा नहीं है कि उसको छोड़ दो। हर सब्जेक्ट्स के लिए मतलब जनरल एप्टीट्यूड हो गया, इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स हो गया, उनको आप एक स्पेसिफिक टाइम दो। मैथ्स से भागो मत। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स के लिए तो ये कि मैथ्स से बिल्कुल भी भागना नहीं चाहिए, कोशिश करनी चाहिए। मतलब ये नहीं कि आप पूरा सिलेबस कर लें, जितना आप कर पा रहे हैं टॉपिक्स उठा उठा के, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सारे मुश्किल है टॉपिक, कोई 1-2 टॉपिक मुश्किल होंगे। और उनके पीवाईक्यूज, मैंने मैथ्स के लिए बस पीवाईक्यूज किया था। तो पीवाईक्यूज तो बिल्कुल ऐसे पीवाईक्यूज तो बिल्कुल कर लो, उसी में से ही क्वेश्चन आते हैं। मतलब ट्रेंड ऐसा है कि वो उसी चीज को रिपीट कर करके पूछते हैं, 1-2 क्वेश्चन ज्यादा आएंगे। तो बेटर ये है कि आप 13 मार्क्स को छोड़ दो, या बेटर ये है कि आप उसमें से 8-9-10 जितना भी ला पा रहे हो उतना तो लेके आओ। तो वो चीज है। और जो बच्चे बायोलॉजी से डरते हैं उनके लिए यही है कि वो कंसिस्टेंटली रिवीजन करें, कि रिवीजन करेंगे तो वो जो है कि आपको ऑप्शन समझ नहीं आते कि कौन सा टिक करना है कौन सा नहीं करना, वो हो जाएगा। चलिए, थैंक यू सो मच चारू, आपने इतना समय निकाला और इतने डिटेल में हमसे बात की। मैं उम्मीद करता हूँ कि जितने भी स्टूडेंट्स आपके इंस्टीट्यूट के या बाहर से भी देख रहे होंगे, उनको एक गाइडेंस मिली होगी और एक डायरेक्शनल प्रिपरेशन का आइडिया लगा होगा कि किस तरीके से आपको तैयारी करनी है।
अगली बार फिर से हम एक नई कहानी के साथ आएंगे, जिसमें हम एक नए स्टूडेंट को आपके सामने लेके आएंगे और सीखेंगे उनसे कि किस तरीके से उन्होंने अपने करियर में एक अचीवमेंट पाया। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे।